learners, welcome to my channel. I'm your mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं. इस चैप्टर के ऑथर है अशोक मित्रन. ही वॉज बोर्न इन 1931. और अशोक मित्रन क्या है? ही इज ए तमिल राइटर. और वो क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में? ही रिकाउंट्स ईयर्स एट जैमिनी स्टूडियो. कि जो अशोक मित्रन है उन्होंने जैमिनी स्टूडियो में काम किया है और अब वो अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं. किसके थ्रू? इन हिज बुक. और बुक का नाम क्या है? माई ईयर्स विद बोस. इस बुक में अपने जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको याद कर रहे हैं और हम रीडर्स के साथ शेयर कर रहे हैं. विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. और उसमें क्या बताया गया है कि जो मूवीज है उनका जिंदगी के हर पहलू पे कैसा इफेक्ट रहा, ये हाईलाइट किया गया है. द जैमिनी स्टूडियो. ये जैमिनी स्टूडियो उस टाइम एक बड़ा ही फेमस यू कैन से फिल्म स्टूडियो था, विच वॉज लोकेटेड इन चेन्नई. वॉज सेटअप इन 1940. और ये जो स्टूडियो था इसका सेटअप कब बना था? 1940 में. It was one of the most influential film producing organization of India in early days of Indian filmmaking. अगर आप मूवीज देखते हैं तो जो पुरानी मूवीज में आप देखते होंगे जैमिनी स्टूडियो का जो लोगो आता है, तो उस टाइम ये बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन था. जब इंडिया में फिल्म मेकिंग का जस्ट बिगनिंग था, तो इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एट दैट टाइम. इट्स फाउंडर वॉज एस वॉसन. जो जैमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन है, संस्थापक? वो है मिस्टर एस वासन. द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जैमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स. जो ये ऑथर है अशोक मित्रन, इनकी ड्यूटी क्या थी कि वो न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स काट के, और किस टाइप की न्यूज़पेपर क्लिपिंग? ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. उनकी कटिंग काटते थे और उनको फाइल्स में अरेंज करके रखते थे. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड. और उनमें कईयों के बारे में उन्होंने हाथ से भी लिख के उसका एक्सप्लेनेशन, उनका डिटेल्स नोट डाउन किया हुआ है. ऑल्दो ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन. लेकिन ऐसा लगता था कि वहाँ पे सबको कि वो एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, यूजलेस सा काम था. He was the most well informed of all the members of Gemini family. लेकिन ऑथर को लगता है कि वो जैमिनी स्टूडियो फैमिली का एक ऐसा पर्सन था जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता था. कि उनके, क्योंकि वो हर चीज़ की कटिंग काटता था, उनको फाइल में बनाता था, तो ऐसा लगता है कि उनके पास मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती थी स्टूडियो में, उनकी इन्फॉर्मेशन होती थी. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट. एक्सेप्ट क्या होते हैं? अ ब्रीफ अकाउंट, छोटा सा अंश उसमें से लिया गया है फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बोस. जो उन्होंने बुक लिखी है माई ईयर्स विद बोस, तो उसमें से ये चैप्टर छोटा सा एक पार्ट है. चलिए अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. अब देखिए, पैनकेक जैसे पहला नाम पढ़ते तो ये पैनकेक कोई खाने वाला पैनकेक नहीं है. ये क्या है? ये वो पैनकेक है जो कि मेकअप का एक ब्रांड है. तो जैमिनी स्टूडियो में उस टाइम ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आता था कि ट्रक भर भर के लाया जाता था. क्योंकि देखिए, जब पुराने टाइम में फिल्म मेकिंग होती थी तो कैमरा जितने हाई क्वालिटी के नहीं होते थे, तो बहुत ज़्यादा मेकअप एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फेसेस पे लगाया जाता था. तो उसके लिए मेकअप मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मंगवाया जाता था, कि ट्रक भर भर के मंगवाया जाता था. ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट. ग्रेटा गार्बो, देखिए नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है. कौन है ग्रेटा गार्बो? शी इज ए स्वीडिश एक्ट्रेस. ये स्वीडिश एक्ट्रेस हैं. इन 1954 शी रिसीव्ड एन ऑनररी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस. और 1954 में उनको ऑनररी ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर हर परफॉर्मेंस. द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हु एवर लिव्ड. और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का खिताब मिला है. शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री.
तो ये वाले इतने सारे टाइटल्स उनके नाम पे हैं। यानी कि जो ग्रेटा गार्बो थी, जो कि बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा मेकअप यूज होता था, तो शी वॉज वन ऑफ देम। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर भी एक पुरानी एक्ट्रेस है, उसके टाइम में भी मेकअप इतना ज़्यादा यूज होता था। ये पैनकेक जो ब्रांड है इसका। वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। और उसके बाद जो वैजयंती माला, इंडिया की जो एक्ट्रेस है, जो कि अभी आई थिंक शी गोट नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट ऑल्सो, तो उन्होंने भी ये जो पैनकेक है ये काफ़ी मात्रा में यूज किया है। नीचे इनका एक्सप्लेनेशन दिया है। एन इंडियन एक्ट्रेस हुज परफॉर्मेंस वॉज वाइडली अप्रिशिएटेड इन बिमल रॉयस देवदास। जो पुरानी देवदास मूवी है बिमल रॉय की, उसमें उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। शी इज़ नोन फॉर दैट। शी वॉज थ्री बेस्ट एक्ट्रेस शी वन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर एक्टिंग। शी इज़ नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन। तो ये पॉलिटिशियन भी है। तो वैजयंती माला के टाइम में भी पैनकेक का यूज होता था। बट रति अग्निहोत्री मस्ट नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो रति अग्निहोत्री ये काफ़ी बाद में आई हैं हीरोइन, तो इन्होंने ये पैनकेक यूज नहीं किया होगा, क्योंकि उस टाइम तक नए और दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए होंगे मार्केट में। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जैमनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स of a building that was believed to have been Robert Clive's stable। तो ये जैमनी स्टूडियो की बिल्डिंग कहाँ थी? ये अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। कि जो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर थे, उनका जो स्टेबल था उसके अपस्टेयर्स, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जैमनी स्टूडियो की बिल्डिंग थी। स्टेबल्स मीन्स अस्तबल, the buildings where horses are kept. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। ऐसा माना जाता है कि कुछ डजन भर जो और बिल्डिंग्स थी वो रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस रही है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मेड्रास। कि जो रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ है बड़ी ब्रीफ रही है, बड़ी छोटी रही है, और बहुत ही कम समय के लिए वो मद्रास में रुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ थे वो काफ़ी इधर उधर घूमते रहे हैं, मूविंग की है। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी इम्पॉसिबल बैटल्स भी लड़ी हैं इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। कहाँ पे? इंडिया के दूर दराज के इलाकों में। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च। और उन्होंने एक मेडन मीन्स ए वर्जिन, एक कुंवारी लड़की से सेंट मैरीज चर्च में शादी की है, जो कि कहाँ पे है? इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रास। नेक्स्ट देखते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सलून। और जो मेकअप रूम था, अब हम बात कर रहे हैं जैमनी स्टूडियो की, ये कैसा था? जैसे कि आजकल आप हेयर कटिंग सलून में देखते हो, उस तरह का ही लुक देता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स। और इस रूम में क्या था? लाइट्स एट ऑल एंगल्स। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स। और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। देवर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। और वहाँ पे इस तरह की लाइट थी, इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट लाइट्स क्या होती है? ये लाइट्स जब जलती हैं तो धीरे धीरे ये गर्म हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हो जिस रूम में ये लाइट्स लगी होगी तो वो रूम भी काफ़ी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप समझ सकते हो कि जिनको मेकअप किया गया था उनके लिए कितनी मिजरेबल वहाँ पे रहना, वहाँ पे उस रूम में रुकना होता होगा। तो मीन्स इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू स्टे देयर। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। कि पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसके हेड कौन थे? एक बंगाली पर्सन थे। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। इसका क्या मीनिंग है? हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, कि धीरे धीरे उनको लगा कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और मैं इस स्टूडियो के लायक नहीं हूँ, और उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ के चले गए। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन। और उसके बाद वहाँ के हेड कौन बने स्टूडियो के? एक महाराष्ट्रियन। हु वॉज असिस्टेड बाई धारवाड़ कनाडिगा। जो कि एक धारवाड़ कनाडिगा, कनाडिगा मीन्स द वन हु इज़ फ्रॉम कर्नाटका, उन्होंने उनको असिस्ट किया।
और दूसरे असिस्टेंट्स कौन थे? एन आंध्रा, एक आदमी था जो दूसरा असिस्टेंट वो आंध्रा से था। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और जो दूसरा एक और था वो था मद्रास के इंडियन क्रिश्चियन थे। एंड एंग्लो बर्मीज, और जो दूसरे असिस्टेंट थे वो कौन थे? एंग्लो बर्मीज थे। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और बहुत सारे लोकल तमिल्स थे। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट यू कैन से असिस्टेंट्स थे। एक महाराष्ट्र से है, कर्नाटका से, आंध्रा से, एंड देन मद्रास से, देन एंग्लो बर्मीज एंड तमिल्स। तो इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट में थे। All this shows that there was a great deal of national integration। और जब इतने सारे डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री के एक साथ काम कर रहे हैं तो वो किसका एक एग्जाम्पल है? नेशनल इंटीग्रेशन का। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि ये एक तरह का नेशनल इंटीग्रेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल था। AIR और दूरदर्शन जो कि बाद में उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जेमिनी स्टूडियो में ऑलरेडी पहले से था। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster। तो जो ये नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन थे, जो ये डिपार्टमेंट था, ये किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक हाइडियस, हाइडियस मीन्स बड़ा ही डरावना, मीन्स टेरिबल लुकिंग, क्रिम्सन होता है रेड, और ह्यूड मीन्स कलर का, मॉन्स्टर की शेप दे सकते थे। यानी कि जब अगर किसी को मेकअप अप्लाई करते हैं और अगर आप उसको देखो तो आपको वो बड़ा ही डरावना भयंकर मॉन्स्टर नज़र आएगा, राक्षस की तरह नज़र आएगा। विद द हेल्प ऑफ, और कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, कि जो ट्रक्स में लोड हो के जो पैनकेक क्वालिटी के जो मेकअप का जो सामान था उसको इतना सारा लगाते थे कि आदमी एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। पोशंस एक तरह का क्या होता है? ड्रिंक जिसका कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और कुछ लोशंस। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो इतना सारा मेकअप अप्लाई करते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स, कि उस समय जबकि ये जो नैरेटर है अशोक मित्रन बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी जो शूटिंग्स होती थी इंडोर शूटिंग्स होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, और सिर्फ 5% जो फिल्म थी उसकी शूटिंग आउटडोर होती थी। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। अब जो नैरेटर वो कहते कि जिस तरह से उनका मेकअप करके बनाया जाता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं अगर उनको अगली बना देंगे तो ही वो मूवी में प्रेजेंटेबल नज़र आएंगे। यानी कि अगर आप सामने आँखों से देखोगे तो वो बड़े ही डरावने बन जाते हैं, लेकिन मूवी में सब कैसे दिखते हैं? प्रेजेंटेबल, यानी कि अच्छे दिखते हैं। अ स्ट्रिक्ट हियार्की वॉज मेंटेन। हियार्की क्या होती है? एक प्रॉपर ऑर्डर इन द मेकअप डिपार्टमेंट। हियार्की से क्या मीनिंग है? नेक्स्ट लाइन में देखिए। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। देखिए, जो चीफ मेकअप मैन है वो चीफ, यानी कि जो मेन लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस है उनको अगली बनाते हैं। अगली वर्ड यूज किया है। देखिए, मेकअप कर रहे हैं और अगली बना रहे हैं, एक तरह से आयरनिकल हो गया। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, और जो जो सीनियर असिस्टेंट होता था नंबर 2 पे, वो सेकेंड हीरो और हीरोइन को अगली बनाता था, यानी उनका मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट था वो कॉमेडियन जो मूवी में होते थे उनका मेकअप करता था। एंड सो फोर्थ। इस तरह से अगर और भी मूवीज़ में कलाकार हैं तो जो नेक्स्ट नंबर पे जो लोअर रैंक पे आते वो मेकअप मैन उनका मेकअप करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और आपने देखा होगा मूवीज़ में क्राउड सीन्स भी हैं, तो क्राउड का मेकअप कौन करता था? ऑफिस बॉय। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ सेंटेंस खत्म होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उन दिनों जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय होता था।
On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel. और जब भी उन दिनों क्राउड शूटिंग होती थी तो आप इस ऑफिस बॉय को एक बड़े से वेसल में, बड़े से बर्तन में ये सारे जो मेकअप का सामान को मिक्स करते हुए देख सकते थे. एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसको स्लैप करना मतलब बड़े केयरलेसली लगाना फेस पे. तो स्लैपिंग यहाँ पे थप्पड़ मारने की सेंस में नहीं हुआ, इसको मतलब केयरलेसली यूज करना. और वो इस इतना सारा मेकअप बना रहे बड़े से वेसल में और बड़े केयरलेसली फेसेस पे पोत दिया जाता था. द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस. और इस तरह का मेकअप करने का क्या आइडिया होता था, क्यों करते थे, ताकि फेस पे दिखने वाला एक भी जो स्किन पे पोर होता है वो बंद हो जाए इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय. अब देखिए ऑफिस बॉय एक क्या है, टर्म है, लेकिन एग्जैक्टली जो पर्सन ये काम करता था वो एक बॉय नहीं होता था. ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, तो वो एक आप कह सकते हो मिडल मैन था, अर्ली 40s का. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर. कि बरसों पहले वो स्टूडियो में आया था किस होप के साथ, कि वो एक स्टार एक्टर बनेगा और एक टॉप स्क्रीन राइटर या एक टॉप का स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर या मूवी का डायरेक्टर बनेगा, या लिरिक राइटर या सॉन्ग राइटर बनेगा. ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोएट, और वो थोड़ी पोएट्री भी करते थे. ही वॉज ए पोएट ऑल्सो. इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल. अब अशोक मित्र अपने बारे में बताते हैं कि उन दिनों में एक क्यूबिकल मुझे मिला हुआ था जहाँ बैठ के मैं काम करता था. क्यूबिकल क्या होता है, एक छोटा सा केबिन, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज. और इस क्यूबिकल की जो दो साइड्स थी वो फ्रेंच विंडोज की थी. फ्रेंच विंडोज में राउंड शेप की जो बनी हुई होती है, दैट आर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज. आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, कि मुझे उस समय नहीं पता था कि इनको फ्रेंच विंडोज बोलते हैं. Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. जैसे कि अशोक मित्र ने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि उनका काम था कि जो भी न्यूज़पेपर में स्टूडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती थी उनको फाड़ के एक फ़ाइल बना के और उनके बारे में कुछ लिख के फाइल रिकॉर्ड्स बनाते थे. तो जब अशोक मित्रन ये काम करते थे तो लोग सोचते थे कि ही वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. नेक्स्ट टू नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं करता, खाली बैठा रहता है. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू. और अशोक मित्रन को ऐसा फील होता है कि इवन जो बॉस थे स्टूडियो के, मिस्टर वासन, वो भी यही सोचते थे. सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल. तो किसी को भी लगता है कि मुझे कोई काम देना चाहिए, कि इसको ये खाली बैठा है इसको कोई काम दे देते हैं, तो ही यूज टू बार्ज इन टू मीन्स बड़ी धड़ाम से, मतलब कि इन ए वेरी रूड मैनर दे यूज टू एंटर इन टू हिज क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. और एक लंबा सा लेक्चर, बड़ा सा भाषण उन पे झाड़ देते थे. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened. तो जो बॉय है, बॉय किसके लिए यूज किया है, ऑफिस बॉय, जो कि एक्चुअल में क्या है 40+ में चल रहा एक मिडल मैन है. वो कई बार क्या करता था, वो कई बार सोचता था कि जो मीन्स अशोक मित्रन है इनको कभी कभी इनलाइटन किया जाए, यानी इनको थोड़ा ज्ञान दिया जाए on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. कि कैसे एक इतना जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है वो वेस्ट जा रहा है इस डिपार्टमेंट में, जो कि सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए हैं. परवर्ट्स कौन होते हैं, जिनका सेक्सुअल बिहेवियर अच्छा नहीं होता, उन लोगों के लिए. तो उसको लगता था कि वो अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, वो तो मतलब कोई लोअर लेवल के लोग कम कर सकते हैं. इट्स नॉट मेंट फॉर हिम. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. क्योंकि ये ऑफिस बॉय की आदत होती, क्योंकि मोस्टली वो जाके नैरेटर को तंग करते थे, तो नैरेटर मोस्टली प्रेयर करते कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड शूटिंग हो और वो वहाँ पे बिजी रहे, क्योंकि अगर क्राउड शूटिंग होगी तो ही विल बी अप्लाइंग मेकअप टू द
crowd. Nothing short of it could save me from his epics. और इससे मतलब अलावा कोई भी मुझे उसकी इस तरह की बातों से नहीं बचा सकता था। एपिक्स का मतलब होता है लॉन्ग स्टोरीज की, यानी कि वो उनको अपने बारे में कैसे उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, मतलब अपने आप को ये शो करने के लिए नैरेटर को जैसे परेशान करता था। तो उनको लगता था कि सिवाय जो क्राउड शूटिंग जब वो बिजी हो जाए, उसके अलावा उनको कोई नहीं बचा सकता। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंस्टेंसेज मीन एग्जाम्पल्स, कि जब भी कोई भी एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेशन का आता था, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन। तो आप हमेशा फाइंड आउट करोगे कि जो गुस्सा था सिर्फ एक पर्सन की तरफ डायरेक्ट किया हुआ होता था, ओपनली और कोवर्टली। ओपनली मीन्स खुले में, या कोवर्टली मीन्स हिडनली। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, यो दिस मैन कौन है, दिस इज द ऑफिस बॉय, was convinced that all his woes means difficulties, problems, ignominy, ignominy means होता है insults, dishonor and neglect were due to कोठामंगलम सुबु। तो जो मेकअप बॉय था वो हमेशा एक ही बात को लेके परेशान रहता कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दुख है, वो कोठामंगलम सुबु की वजह से है। सुबु वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। नंबर 2 का क्या मीनिंग है, यानी कि बोस के बाद जो सेकंड नंबर पे था वो कौन था, कोठामंगलू सुबु। ही couldn't have a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had, कि उसकी मूवीज में he must have had to face more uncertain and difficult times, कि उसने अपनी लाइफ में ज़्यादा अनसर्टेन, अनसर्टेन मीन्स जिसकी कोई सर्टेनिटी ना हो, ज़्यादा मीन्स जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं कह सकते उसके बारे में, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखा होगा। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, कि जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था तो ही वुड हैव फेस्ड मोर डिफ़िकल्टीज, मोर प्रॉब्लम्स। देयर वर नो फॉर्मली इस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, क्योंकि उस समय ना तो वेल एस्टेब्लिश फिल्म कंपनीज थी और ना ही स्टूडियोज थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुबु couldn't have had an appreciable lead over our boy, कि जो सुबु है, अब फॉर्मल एजुकेशन का मामला ले तो उसमें भी जो ऑफिस बॉय है उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन सुबु का वर्च्यू क्या था, उसका जो पॉजिटिव पॉइंट क्या था, ही वॉज बोर्न एज ए ब्राह्मण, कि वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। ए वर्च्यू इंडीड, और उन दिनों ये एक तरह से एक गुण ही माना जाता था, स्पेशल वर्च्यू ही माना जाता था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में जो अपर कास्ट में पैदा होता था उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी उस वजह से। He must have had exposure to more affluent situations. Affluent means more rich situations, कि उसने ज़्यादा अच्छे situations का exposure देखा है, means उसने ज़्यादा experience किया है, and people, और ज़्यादा लोगों से भी वो ज़्यादा मिला है। He had the ability to look cheerful at all times. तो सुबु की क्या खासियत है, तो he is always cheerful. This is one of his qualities. इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, कि चाहे वो फ्लॉप फिल्म भी बना लेते, यानी कि उनकी फिल्म जो फ्लॉप भी हो जाए, फेल भी हो जाए, वो हमेशा तब भी खुश रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और वो हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ काम रखते थे, उनके पास सबके लिए कुछ ना कुछ काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो हमेशा कभी भी कुछ काम नहीं करते थे। But his sense of loyalty made him identify himself with his principle. लेकिन जो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, लॉयलिटी थी, जो उनकी वफादारी थी अपने बॉस के प्रति, उसकी वजह से ही वॉज सो क्लोज टू हिम। तो but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage। और जो सुबु की जो सारी क्रिएटिविटी थी वो किसके लिए यूज होती थी, अपने बॉस की एडवांटेज के लिए, कि किस तरह से क्या काम किया जाए कि जो
मिस्टर वासन है उनका फ़ायदा हो। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड का क्या मीनिंग होता है कि ऐसा लगता है कि वो फिल्मों के लिए ही बना हो, कि मतलब उसमें फिल्म बनाने के गुण बहुत ज़्यादा थे, कूट कूट के भरे हुए थे। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। और ये इस तरह का पर्सन था जिसको जब कमांड दे तो वो इंस्पायर हो जाता था। देखिए जो नेक्स्ट जो डायलॉग है उसमें जो प्रोड्यूसर है कुछ कमांड दे रहे हैं सुबु को। The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs। कि क्या है, रैट और एक टाइग्रेस की अंडर वाटर क्या होती है, फाइट होती है, और वो रैट है उसको मार देता है। और क्या होता है कि रैट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, और जो टाइग्रेस के कब्ज हैं उसके ऊपर, कब्स मीन्स उसके जो छोटे बच्चे हैं उन पे दया करता है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनको बड़े प्यार से पालता पोसता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। और ये सीन है और प्रोड्यूसर कहते कि मुझे नहीं पता इस सीन को कैसे हमें फिल्माया जाना चाहिए, कैसे इसको शूट करना चाहिए। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेड pouring affection on its victims ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स बच्चे। तो जैसे ही प्रोड्यूसर ऐसा कहते तो सुबू 4 अल्टरनेटिव वेज बताते कि जो रैट है किस तरह से अपना अफेक्शन, अपना प्यार उन कब्स को शो कर सकता है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट्स इफेक्टिव इनफ। तो प्रोड्यूसर जब 4 अल्टरनेटिव मेथड सुनते तो कमेंट करते कि गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतने इफेक्टिव। आप सोचो कि आप 4 मेथड्स बता रहे हो, आपको सिर्फ गुड मिलता है और फिर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिव है। उसके बाद देखिए सुबू की क्या रिएक्शन होती है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। और जैसे ही जो प्रोड्यूसर है वो खुश नहीं होते तो सुबू उससे निराश नहीं होते, बल्कि 14 नए मेथड्स उनको सजेस्ट करते कि कैसे इस सीन को शूट किया जा सकता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद ए मैन लाइक सुबू अराउंड। कि देखिए जो आदमी इतने सारे आइडियाज़ एक साथ देता है तो उसके साथ फिल्म मेकिंग कितना ईजी हो सकता था, कितना यू कैन से आसानी से आप किसी भी तरह के सीन्स कर सकते थे। डायरेक्शन मूवी की करना कितना आसान था। एंड डेफिनेशन टू द जैमनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स इट वॉज सुबू। तो अगर किसी ने एक प्रॉपर डायरेक्शन को एक डेफिनेशन जैमनी स्टूडियो को दी है उस टाइम में, जबकि इसका गोल्डन पीरियड बताते हैं ये समय, तो एक पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि सुबू है। तो इट वॉज सुबू। तो सुबू को उसका ये टाइटल जाता है, उसको ये सुबू के नाम से हम उसको बता सकते हैं जिसने इतना सारा एफर्ट्स किया है जेमिनी स्टूडियो के लिए। सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट। सुबू देखिए इतने सारे आइडियाज़ तो देते ही थे, साथ में ही वॉज अ पोएट ऑल्सो। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। कि वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्डर की पोएट्री, मतलब एक उच्च दर्जे की कविता भी लिख सकते थे। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। लेकिन डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर वो जो अपनी पोएट्री थी उसको मासेस के लिए, मासेस मीन्स आम लोगों के लिए लिखते थे। मतलब कोई हाई क्वालिटी की नहीं लिखते थे जिसका मीन्स जिसे बहुत लिटरेरी जो इंटरेस्ट वाले लोगों को समझ में आए, बल्कि आम लोग भी उसकी पोएट्री को अच्छे से समझ सके, वो इस तरह की पोएट्री लिखते थे। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements। जो उनकी फिल्म्स में जो सक्सेस थी उसने उसकी जो पोएट्री की जो इंटरेस्ट था उसको ओवर शेडो कर दिया था एंड ड्वाफ्ट कर दिया था। ओवर शेडो मीन्स उसको, जैसे कि मान लो आप में दो टैलेंट है, आप पोएट भी हैं और आपको फिल्म में डायरेक्शन देना भी आता है। तो जो आपकी फिल्म में डायरेक्शन की क्वालिटी अगर ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती है तो आपका दूसरा टैलेंट उसके नीचे दब जाता है। तो इसी सेंस में ये सुबू के साथ हुआ कि जो उनकी फिल्म में डायरेक्शन देने की जो इतनी कैपेबिलिटी थी उसकी वजह से जो उनका लिटरेरी टैलेंट था, जो पोइट्री लिखने का टैलेंट था, लिटरेरी अचीवमेंट्स थी, वो छोटी पड़ गई थी, बोनी पड़ गई थी। और
सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा ही उनके क्रिटिक्स क्या होते हैं, उनके आलोचक, उनको भी ऐसा ही फील होता था. ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, और सुबू ने सचमुच में ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स लिखी थी. इन फोक रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या होता है, इट मीन्स लोक संगीत, लोकगीत. एंड डिक्शन, डिक्शन क्या होता है, डिक्शन मीन्स स्टाइल. तो जो वो लोकगीत, लोक संगीत के में सुबू लिखते थे. एंड ऑल्सो रोट ए स्प्रॉवलिंग नॉवल, स्प्रॉवलिंग मीन्स जो बड़ा इलोबरेट, एक नॉवल भी लिखा है जिसका नाम है थिलाना मोहनाम्बल, with dozens of very deftly means very cleverly, skillfully, deftly means skillfully eased characters, कि जो उनके कैरेक्टर्स है उसमें डजन्स ऑफ कैरेक्टर हैं जो कि उन्होंने बड़े स्किलफुली, बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें यूज किए हैं अपने कैरेक्टर्स को इस नॉवल में. ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज, और उन्होंने उसमें जो अपने नॉवल में बड़े सक्सेसफुली जो देवदासीज कौन थी, पुराने ज़माने में जो कुछ गर्ल्स होती थी जो टेम्पल्स में ही रहती थी, वहाँ पूजा पाठ करती थी, डांस करती थी, तो उनको देवदासीज बोलते थे. तो देवदासीज के लाइफ पे उन्होंने एक अच्छा सा एक मूड क्रिएट किया है ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में इस तरह का इंडिया में ट्रेडिशन था. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और इसके साथ साथ सुबू क्या थे, एक बड़े ही अमेजिंग एक्टर भी थे. ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, मतलब उनकी कभी इतनी इच्छा नहीं रहती थी कि मैं कभी लीड रोल करूँ, कि मेन हीरो का काम करूँ किसी मूवी में. बट वट एवर सब्सिडियरी रोल मीन्स क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा रोल उनको जो मिलता था, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, और जिस भी मूवी में उसने वो छोटा रोल किया है, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर, और उसमें उनका जो मेन प्लेयर था उससे भी काफ़ी बेटर काम किया. यानी कि चाहे उनका रोल छोटा था या इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा हो मूवी में, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी दैट वाज सुपर. ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनी वन ही केम अक्रॉस, और इसके अलावा सुबू में और क्या गुण थे, तो उनको बड़ा जेन्युइन लव था, जो भी उनके उनसे मिलता था उनके बड़े जेन्युइनली उनसे प्यार करते थे. एंड हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेज क्या होते हैं, जान पहचान वाले. और उनका घर एक तरह से परमानेंट रेजिडेंस था उनके नज़दीकी रिश्तेदारों का और जान पहचान वालों का. It seemed against Subhu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. और ऐसा लगता कि ये सुबू की सोच और नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट था कि वो इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है. सच ए चैरिटेबल एंड improvident man, and yet he had enemies. इम्प्रोविडेंट क्या होता है, जो बहुत कम खर्चा करता है, तो मतलब इतना चैरिटेबल था कि इतना दूसरों की चैरिटी के भलाई के लिए काम करता था, और इतना कम खर्चीला था. और उसके बाद भी लोग उसके एनिमीज़ थे. यहाँ पे एनिमीज़ कौन था, हम अभी समझ सकते हैं कि जो ऑफिस बॉय था, हमने अभी पढ़ा है कि वो हमेशा उनके पीछे लगा रहता था. वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस. तो अब क्वेश्चन उठता है कि वो इसलिए क्योंकि जो सुबू थे वो बॉस के इतने क्लोज थे, और वॉज इट हिज जनरल डिमीनियर मीन्स हिज अपीयरेंस की जो उसकी जनरल अपीयरेंस थी उसकी वजह से, दैट रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट्स. साइकोफेंट्स क्या होते हैं, चापलूस, जो फ्लैटरी करते हैं, बटरिंग करते हैं, या उसकी जो अपीयरेंस थी वो किसी बटरर से, किसी यू कैन से चापलूस से मिलती थी इस वजह से. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और किस वजह से कि वो हमेशा तैयार रहता था कि किसी भी चीज़ के लिए अच्छा बोलने के लिए, इस वजह से. तो क्या रीज़न, in any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst thing for Subbu. In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst thing for Subbu. तो कोई भी केस हो, कोई भी बात हो, लेकिन जो ये मेकअप डिपार्टमेंट में जो आदमी है, कौन है, द ऑफिस बॉय,
वो हमेशा सुबु के लिए मोस्ट हॉरिबल या बहुत बुरा ही सोचता था. You saw Subu always with the boss, but in the attendance role, he was grouped under a department called the story department. कि सुबु को आप हमेशा बॉस के साथ ही देख सकते थे, लेकिन जो एज पर आप डेजिग्नेशन बोलोगे कि वो कौन से डिपार्टमेंट में था, तो ही वॉज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट. और story department, it was comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. तो इस story departments में क्या था, एक lawyer भी था और an assembly means a group of writers and poets, क्योंकि जो movies के लिए stories लिखना, उनके songs लिखना, उसके लिए ये department होता था. The lawyer was also officially known as the legal advisor. lawyer को कहते क्या थे, officially legal advisor बोलते थे. बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट, लेकिन सब उसको इससे एकदम ऑपोजिट ही समझते थे. इसका एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल. कि एक बार क्या होता है, एक बड़ी ही टैलेंटेड एक्ट्रेस जो कि बराबर की टेम्परामेंटल. टेम्परामेंटल का क्या मीनिंग होता है, जो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तुनक मिजाजी. वंस ब्रू ओवर द सेट. ब्रू ओवर मीन्स गुस्से में कुछ बोल रही थी कि उसका गुस्सा फूट पड़ा, हम ये कह सकते हैं. वाइल एवरीबडी स्टूड स्टर्न. और जब इस तरह से उसका बिहेवियर देखा तो एवरीबडी वाज सरप्राइज. स्टर्न मीन्स सरप्राइज्ड. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. लेकिन लॉयर ने चुपचाप क्या किया, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया. When the actress paused for the breath, the lawyer said to her. और जैसे ही एक्ट्रेस थोड़ा सांस लेने के लिए रुकी, लॉयर ने कहा 1 minute please, and played back the recording. और जो रिकॉर्डिंग की थी वो उसको प्ले कर दिया. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer. तो उसमें क्या था, जो वो चिल्ला रही थी, तो उसमें व्हाट शी वाज सेइंग, देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग. इनक्रिमिनेटिंग मीन्स क्या, किसी को दोषी दिखाना, किसी को मीन्स क्रिमिनल शो करना. एंड अनमेंशनेबली मतलब जिसको मेंशन ना किया जा सके, मतलब बुरा. फाउल, फाउल मीन्स बुरा बोलना. अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड. टायरेड मीन्स क्या होता है, लॉन्ग वायलेंट स्पीच. कि जो वो गुस्से में क्या बोल रही थी, वो मीन्स जो बॉस थे उनके अगेंस्ट कुछ गलत बोल रही थी, अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट. लेकिन जैसे उसने साउंड इक्विपमेंट यानी कि जो रिकॉर्डर के थ्रू अपनी आवाज़ सुनी, शी वॉज डम, स्ट्रक डम. स्ट्रक डम मीन्स शी वॉज शॉक्ड, सरप्राइज हो गई. A girl from the countryside. Countryside means village. She hadn't gone through all the stages of worldly experience. कि उसको जो practical worldly knowledge का इतना experience नहीं था. That generally precede means जो कि पहले आ जाती है. A position of importance and sophistication. जब आप किसी important position या किसी post पर होते हो, sophisticated जगह पर होते हो, that she had found herself कैटापुल्टेड इनटू. कैटापुल्टेड मीन्स जैसे लिफ्टेड ओवर टू, कि मीन्स अचानक से वो एक हीरोइन तो बन गई थी लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं था. शी नेवर क्वाइट रिकवर फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे. और उस दिन जब ये शौक लगा कि कैसे उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, कैसे उसको सुनाया गया, तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा टेरराइज फील हुई. शी दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर. और उसके बाद जो वो एक ब्रीफ छोटा और ब्रिलियंट जो एक्टिंग करियर था उस नई हीरोइन का, वो ख़त्म हो गया. द लीगल एडवाइज़र. और वो हुआ किसकी वजह से, लीगल एडवाइज़र यानी जिसको सलाह देनी चाहिए, उसने क्या कर दिया था, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर ख़त्म कर दिया था. Who was also a member of the story department. लीगल एडवाइजर स्टोरी डिपार्टमेंट के भी एक मेंबर थे. had unwittingly brought about that sad end. unwittingly का मीनिंग क्या होता है, it means foolishly. यहाँ पे इसका मीनिंग यूज होगा foolishly. इस तरह से एक यू कैन से न्यू एक्ट्रेस का बिगिनिंग ही, मतलब स्टार्टिंग में ही उसके करियर का एंड हो गया.
while every other member of the department wore a kind of uniform. अब देखिए डिपार्टमेंट के हर लोग एक यूनिफॉर्म पहनते थे. वो कौन सी थी? खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सिली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट. तो क्या थी? खादी धोती पहनते थे एंड स्लाइटली ओवरसाइज यानी थोड़े से बड़े साइज की ढीली ढाली. क्लम्सिली टेलर मीन्स जो थोड़ी लूजली सिलाई की हुई यानी ढीली ढाली खादी की शर्ट पहनते थे. एंड द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई. लेकिन बाकी ये डिपार्टमेंट में तो ये स्टोरी डिपार्टमेंट में आते थे, बट लीगल जो एडवाइजर थे वो पैंट और टाई पहनते थे. एंड समटाइम्स ए कोट एंड ए दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल. और जो कई बार वो क्या पहनते थे? एक कोट पहनते थे जो कि कोट ऑफ मेल. मेल मीन्स जिसमें कि पोस्ट जो मेल्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, इस तरह का दिखता था उसका कोड. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस. और मोस्टली जो ये एडवाइजर थे, लॉयर थे, ये अलोन अकेले रहते थे एंड हेल्पलेस रहते थे. ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. तो ही वॉज ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक्स. क्योंकि देखिए जो कायदे कानून की बात होती है, जो लॉयर्स होते हैं वो लॉजिक्स की बात करते हैं. एंड ही वॉज इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. जो पोएट्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, दे आर ड्रीमर्स, दे आर फुल ऑफ इमेजिनेशन. तो एक तरह से वो उनसे टोटली ऑपोजिट टाइप के हो गए. ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीआइट्स. देखिए बाकी सब गांधी जी की तरह खादी के कपड़े पहनते थे और ये दूसरी तरह के पहनते थे. तो ही वॉज ए न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीआइट्स एंड खादीआइट्स. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of roast stock and pancake were used on it. तो अब जो कि वो बॉस के काफ़ी क्लोज थे तो उनको भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए अनुमति मिल गई. उनको भी अलाउड किया गया कि ही कुड प्रोड्यूस ए फिल्म. और उसमें काफ़ी रो स्टॉक ऑफ एंड पैनकेक दैट वाज यूज. काफ़ी सारा जो लॉट ऑफ पैनकेक दैट वाज यूज्ड इन इट. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म. कि फिल्म तो बनाई लेकिन नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म है वो क्या? फेलियर रही. अ फ्लॉप वाज देयर. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. और एक दिन क्या किया कि जो बॉस हैं स्टूडियो के, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम. तो एक बड़े ही आयरनिकल सिचुएशन है कि शायद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब पोएट्स को घर जाने के लिए कहा हो और एक लॉयर भी अपनी जॉब गवा बैठा हो. अब आगे चलते हैं. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogyar, Sangu Subramanyam, Krishna Shastri and हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. तो जो ये स्टोरी डिपार्टमेंट है, ये फेवरेट हॉन्ट मीन्स क्या होता है? अ प्लेस ऑफ विजिट. यहाँ पे यूज हो. देखिए जो S.D.S. योग्यार, ये नीचे ब्रीफ में लिखा है, फ्रीडम फाइटर एंड ए नेशनल पोएट. तो S.D.S. योग्यार फ्रीडम फाइटर, एक नेशनल पोएट रहे हैं. और उसके बाद जो ये हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ही वॉज ए पोएट एंड ए प्ले राइट. तो ये ऐसे बड़े बड़े जो पोएट्स थे उनका यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट था, वो लोग यहाँ आते जाते थे. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. कि जो यहाँ स्टूडियो में जो मेस थी, मेस क्या होती है? एक तरह से कैंटीन आप कह सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छी तरह की कॉफ़ी जो कि दिन और रात हमेशा वहाँ पे सप्लाई होती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. उन दिनों की बात हो रही है बिफोर फ्रीडम की. तो उन दिनों कह रहे कि कांग्रेस मीन्स प्रोहिबिशन, कि उस टाइम कांग्रेस पे प्रोहिबिशन लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था. और एक कप ऑफ कॉफ़ी एक तरह से एक अच्छा मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, ए सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody
else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. कि एक्सेप्ट फॉर द ऑफिस बॉय को छोड़ के और ऑफिस के कुछ क्लर्क्स को छोड़ के everybody in the studio they used to enjoy poetry in their free time. Prerequisite it means condition कि means they used to radiate means they reflect, वो सोचते थे उसके बारे में, conditions को सोचते थे, पर means in they used to discuss about the poetry. Most of them wore khadi and worshipped गांधी जी. तो जितने भी जो लोग थे स्टोरी डिपार्टमेंट में वो खादी को और गांधी जी को वर्शिप करते थे, खादी के कपड़े पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे. बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. कि सिर्फ गांधी को वो फॉलो करते थे, खादी पहनते थे, इसके अलावा उनका किसी पॉलिटिकल थॉट के लिए कोई स्पेशल इंक्लिनेशन नहीं था. यानी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे. नेचुरली they were all averse to the term communism. Averse means they had hate for the term communism. Communism का मीनिंग क्या? इट मीन्स जो स्टेट होता है वो सारी चीज़ों को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है और सबको बराबर समझता है. दैट इज कम्युनिज्म. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, और कम्युनिस्ट को गॉडलेस मैन बोलते थे. ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव. फिलियल मीन्स क्या होता है? फिलियल मीन्स लव फॉर द चिल्ड्रन एंड कंजुगल मीन्स लव फॉर द स्पाउस. तो वो ना ही तो मीन्स अपने बच्चों से या अपनी स्पाउस से कुछ स्पेशल अफेक्शन रखते हैं. ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स. कंपक्शन मीन्स रिग्रेट, कि इवन वो अपने पेरेंट्स या बच्चों को भी अगर किल कर देते हैं, मार देते हैं, तो उनको कोई कंपक्शन नहीं होता, यानी कि कोई रिग्रेट नहीं होता है. ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट. कि वो किस लिए हमेशा किस चीज़ के लिए रेडी होते हैं? टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट. अनरेस्ट क्या होता है? दंगे वगैरह और एंड वायलेंस स्प्रेड करने में मीन्स बिलीव करते हैं. अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल. किनके अंदर? इनोसेंट और इग्नोरेंट लोगों में दंगे और वायलेंस स्प्रेड करने में बिलीव करते हैं. Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated above vaguely among the khadi-clad poets of Japanese studios. कि जो इस तरह की जो notions थी, कहावतें थी कम्युनिज्म के बारे में, कम्युनिस्ट के बारे में, तो ये उस टाइम साउथ इंडिया में जैमनी स्टूडियो में खादी पहनने वाले लोगों में भी बड़ी कॉमन थी. इट वॉज ऑल्सो देयर इन द जैमनी स्टूडियो people also. Evidence of it was soon forthcoming. Forthcoming means अभी आने वाला था. It was about to come. इसका evidence, इसका proof अभी आगे आने वाला. We'll see what happened in the next paragraph. Let's see. When Frank Buchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952. कि अब बताते हैं कि in 1950 जब अराउंड 200 लोग किसके थे? फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, दैट इज ए यू कैन से आर्केस्ट्रा कंपनी, ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जब यहाँ आए, दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जैमनी स्टूडियो. कि उनको इंडिया में और कोई इतना अच्छा होस्ट नहीं मिला जितना जैमनी स्टूडियो था. समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस. की कईयों ने तो उसको ग्रुप को क्या बोला? इंटरनेशनल सर्कस है. दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रैपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल. कि उनमें से बहुत सारे तो जो ट्रैपीज, जो सर्कस में जो ऊपर आपने जिमनास्ट करते हुए देखे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैपीज. कि चाहे वो ट्रैपीज पे इतने अच्छे ना हो और उनकी एनिमल्स के साथ जान पहचान इतनी अच्छी ना हो, लेकिन चाहे उन्होंने एनिमल्स को डिनर टेबल पे ही देखा हो, यानी कि वो नॉन वेजिटेरियन रहे होंगे उस सेंस में, बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. लेकिन उनके जो 2 प्लेज जो उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए थे, दे वर इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. देयर जोथम वैली एंड द फोगोटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मेड्रास. तो उनके 2 प्ले जोथम वैली एंड द फोगोटन फैक्टर कई बार मेड्रास में दिखाए गए.
and along with the other citizens of the city, the Gemini family of the 600 saw the plays over and over again कि और लोगों के साथ साथ 600 लोग जो कि जैमनी स्टूडियो की फैमिली थे उन्होंने इन प्लेज को अगेन एंड अगेन देखा, बार बार देखा. द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज कि जो इन प्लेज के मैसेज थे बड़े सिंपल और बड़े ही होमिलीज थे. होमिलीज में कि प्रवचन टाइप के थे, यानी कि कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं रहे होंगे. बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. लेकिन जो उनके जो सेट जो उन्होंने तैयार किए थे प्ले के लिए, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस ने कॉस्ट्यूम्स पहने थे, जो ड्रेसेस पहनी थी, वो बड़े ही फर्स्ट क्लास थी. देवर यू कैन से A1 टाइप. Madras and the Tamil drama community were terribly impressed. And for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. कि जो इनका इफ़ेक्ट रहा जो दो प्लेज का, कि इतना ज़्यादा रहा कि जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी थे उन्होंने कई दिनों तक, काफ़ी सालों तक, जो सनराइज और सनसेट के जो सीन्स थे वो बिल्कुल जोथम वैली जो प्ले में थे उसी की तरह यूज किए. विद ए बेयर स्टेज की मीन्स खाली स्टेज पे उनके जो सेट थे उसी तरह से जो सनराइज सनसेट के सीन्स थे उनको यूज किया. अब वाइट बैकग्राउंड की खाली स्टेज पे वाइट बैकग्राउंड लगाया, बैकग्राउंड कर्टेन एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट. और जैसे कि जोथम वैली में ट्यून प्ले की थी फ्लूट, फ्लूट मीन बांसुरी से, बिल्कुल उसी की तरह उनको कॉपी करके इन लोगों ने यूज किया. इट वॉज some years later that I learned that the MRA means Moral Rearmament Army was a kind of counter movement. कि जो MRA था वो एक तरह से काउंटर मूवमेंट था किसका, टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. एंड द बिग बॉसेस ऑफ मेड्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स. और बड़े बड़े बॉसेस जस्ट लाइक मिस्टर वासन, उनके हाथों में खिलौने थे. आई एम नॉट श्योर हाउ एवर, लेकिन मुझे कोई श्योरिटी नहीं है दैट दिस वॉज इंडीड द केस, कि एक्चुअल में रीजन यही था. फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट, अनचेंजेबल आस्पेक्ट मीन्स जो चेंज नहीं हो सकते वो वाले आस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज मीन्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन द सेम. MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म. कि अब ऑथर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है, MRA या नो MRA, तो ही इज़ नॉट सो क्लियर अबाउट ऑल दिस. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all the huge and size. Huge and size means different colors और size के. तो कहते बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन जो 200 स्टूडियो जो पर्सन्स आए थे उनको एज ए होस्ट उनको ट्रीट करना, मतलब उनके साथ हम लोग जिस तरह से हमने एज ए होस्ट उनके साथ ट्रीट किया, दैट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस. एंड वो उसमें लोग को क्या कौन कौन थे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइजेस के, फॉर एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़. और वो कम से कम 20 देशों के लोग यहाँ आए थे. इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड. तो ये जो एक यूजुअल क्राउड होती थी, जो कि मोस्टली क्राउड कब होती थी, जब भी क्राउड शूटिंग होती थी, उससे डिफरेंट था. जो कि उनके फेसेस पे मेकअप लगाने के लिए यूज होता था, वो उससे टोटली डिफरेंट टाइप की क्राउड थी. टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. की जो मेकअप बॉय, मेकअप डिपार्टमेंट जो क्राउड को मीन्स कलर पेंट करने के लिए काम होता था, ये उससे थोड़ा डिफरेंट था. तो दैट वाज ए गुड टाइम. A few months later, the telephone lines of the big bosses in Madras buzzed. अब कुछ महीने बाद फिर क्या होता है कि जो बिग बॉसेस की जो टेलीफोन लाइंस हैं, उनके जो टेलीफोन्स हैं, फिर से बजने स्टार्ट होते. बज मीन्स जो बजने की साउंड होती है, दैट इज़ कॉल्ड बजिंग साउंड. एंड वंस अगेन वी एट जैमनी स्टूडियोज क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज. और फिर हम सब ने जैमनी स्टूडियो की जो स्टेज थी उसको फिर से शूटिंग के लिए तैयार किया.
टू वेलकम अनदर विजिटर, अब कोई दूसरा विजिटर आने वाला था उनके वेलकम के लिए. All they said was that he was a poet from England. All they means मतलब कि जो भी सीनियर्स थे उन्होंने ये बताया कि जो आने वाला है वो कौन है. ही इज़ ए पोएट एंड ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड. द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जैमनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. तो उस समय जो जैमनी स्टूडियो के लोगों को जिस इंग्लैंड के पोएट के बारे में सुना था वो थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, और जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनको किसके बारे में पता था. कीट्स, शैले एंड बायरन. एंड one or two might have faintly come to know someone by the name एलियट. और जो थोड़े और ज़्यादा मीन्स लिटरेरी प्रवृत्ति के लोग थे जो ज़्यादा एजुकेटेड थे उन्होंने एलियट के बारे में सुना था या पढ़ा था. Who was the poet visiting the Gemini studios now? अब क्वेश्चन था कि जो जेमिनी स्टूडियो में आ रहे हैं वो पोएट कौन है. He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. तो किसी ने बोला कि जो ये आ रहे हैं वो पोएट नहीं है, he is an editor. इसी वजह से बॉस उनको एक बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, इतना बड़ा वेलकम कर रहे हैं. Watson was also the editor of the popular तमिल वीकली आनंद विकतन. तो क्योंकि मिस्टर वासन वो भी एक एडिटर हैं पॉपुलर तमिल वीकली के, और वो जो आ रहे हैं जो गेस्ट हैं ही इज़ ऑल्सो एन एडिटर ऑफ यू कैन से इंग्लैंड. ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मेड्रास. कि जो पर्सन आए थे वो मेड्रास में जिन लोगों को पता था उनमें से किसी भी नॉन यू कैन से पब्लिकेशन के एडिटर नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ लिमिटेड पब्लिकेशंस के बारे में ही पता था उस समय. दैट इज़ दोज नॉन एट द जैमनी स्टूडियोज़, कि जिनका जैमनी स्टूडियोज़ के लोगों को पता था उनमें से वो नहीं थे. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव. द हिंदू क्या है, द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. कि उस टाइम जो हिंदू के जो टॉप पर्सन्स थे यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ थे वो सारे इनिशिएटिव्स ले रहे थे, वो इस सारे यू कैन से प्रोग्राम को संभाल रहे थे. द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली. सरमाइज मीन्स गेस, कि अब अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो पोएट हैं वो किसी डेली के एडिटर हैं. डेली का मीनिंग क्या होता है, डेली न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर डेली लेवल पे पब्लिश होता है, दैट इज़ डेली. बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन. लेकिन एक बात तो थी कि जो ये आ रहे हैं एडिटर, ये मैनचेस्टर गार्डियन के एडिटर नहीं है और द लंदन टाइम्स और ना ही लंदन टाइम्स के. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. कि जो हम में से सबसे ज़्यादा जिसके पास इंफॉर्मेशन होती थी, आप जिसको कह सकते सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो था, उनको इतनी ही नॉलेज थी. और वो जो गेस्ट थे वो इन दोनों पब्लिकेशंस के एडिटर नहीं थे. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर. अब इसमें नैरेटर ने और द एडिटर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि उनको खुद को ही श्योर नहीं है कि जो आने वाले पोएट है या एडिटर. तो अराउंड 4 बजे आफ्टरनून में दैट पोएट और द एडिटर अराइव्ड. ही वॉज ए टॉल वेरी इंग्लिश. तो वो दिखने में कैसे थे, वेरी टॉल वेरी इंग्लिश, यानी दिखने में हाव भाव से बिल्कुल इंग्लिश मैन दिख रहे थे. वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. तो बड़े सीरियस थे. सबसे बड़ी बात, ही वॉज अननोन टू एवरीबडी. बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्ट्रल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज. तो अब वहाँ पे क्या था, शूटिंग स्टेज पे अराउंड हाफ ए डजन पेडेस्ट्रल फैन. पेडेस्ट्रल फैन क्या होते हैं, जो स्टैंड वाले फैंस होते हैं, दो जन. द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच. अब वहाँ पे जो बॉस है मिस्टर वासन, उन्होंने एक लंबा स्पीच पढ़ा. इट वॉज ओबियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट. और सबसे सरप्राइजिंग बात आप देखिए कि उनको भी बहुत ही कम पता है प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट की. उनको भी बहुत कम जानकारी है पोएट और एडिटर के बारे में. द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स. और जो स्पीच था बड़ा ही सिंपल और जनरल टर्म्स में था.
but here and there it was peppered with the words like freedom and democracy. Peppered means जैसे कि मसाला छिड़क दिया जाता हो, तो कहीं कहीं पे जो स्पीच में किस तरह के वर्ड्स यूज हुए थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी वर्ड्स यूज हुए थे. देन द पोएट स्पोक. इसके बाद मिस्टर वासन के बाद पोएट थे, उन्होंने बोला ही couldn't have addressed a more dazed and silent audience. तो यहाँ पे बड़े सरप्राइज की बात है कि मतलब उन्होंने इससे ज़्यादा सरप्राइज और चुप ऑडियंस नहीं देखी होगी. क्यों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था. नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग. किसी को नहीं पता वो क्या बोल रहे थे, what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. क्योंकि जो वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे थे, उनकी एक्सेंट इंडियन एक्सेंट से डिफरेंट थी, इसलिए लोग उनको समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं. द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर. तो उनका जो ये पूरा जो प्रोग्राम था अराउंड 1 आवर चला. देन द पोएट लेफ्ट. उसके बाद पोएट ही लेफ्ट द स्टूडियो एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट. और हम लोग भी अपने अपने डिस्पर्स हो गए, चले गए, बट ऑल वर बैफल्ड, ऑल वर कन्फ्यूज्ड. वट आर वी डूइंग, कि हम वट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि वट दे वर डूइंग. वट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल. की सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन की क्या थी कि एक इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा था. कौन सा फिल्म स्टूडियो, जहाँ पे तमिल फिल्म सिंपल जो लोग हैं उनके लिए बनाए जाते, वहाँ पे एक इंग्लिश मैन क्या कर रहा था, ये सोच के सब बड़े परेशान थे. पीपल हुज लाइव्स लास्ट लीस्ट अफोर्डेड them the possibility of cultivating a taste for English poetry. कि ऐसे लोग जिनके अंदर आप इंग्लिश पोइट्री के लिए कोई टेस्ट नहीं डेवलप कर पाते, उस वहाँ पे उस पर्सन का होने का क्या मतलब है. द पोएट लुक प्रिटी बैफल्ड टू. और ऐसा लग रहा था कि जो पोएट थे वो भी बड़े बैफल्ड थे, परेशान थे. For he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. क्योंकि उसको भी अपनी जो टॉक्स की उनकी इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स irrelevance, means it was not relevant of his, means people could not understand the relevance of his talk about the thrills means excitements, and travails means sufferings, pains of an English poet. कि यानी कि एक दूसरे को ना लोग उनको समझ पाए थे, ना ही पोएट लोगों को समझ पा रहे थे. His visit remained an unexplained mystery. तो वो क्यों आए थे, क्या कारण था, it was a mystery. The great prose writers of the world may not admit it. अब राइटर कह रहे हैं कि जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं वो शायद इस बात को ना माने, बट माई कन्विक्शन मीन्स माई फेथ, मेरा भरोसा, ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस. कि जो प्रोज राइटिंग है वो किसी जीनियस का एक अच्छा परस्यूट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स जॉब, कि किसी जीनियस का जॉब नहीं हो सकता प्रोज राइटिंग. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. ये किसका काम हो सकता है, इट इज़ फॉर द पेशेंट, कि जिसमें बहुत सारी पेशेंस हो. परसिस्टेंट मीन्स जो कॉन्टिन्यूस किसी काम को करता रहे. परसीवरेंस मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति हो. एंड ड्रज मीन्स हार्ड वर्किंग एंड बोरिंग वर्क. ड्रज मीन्स हार्ड वर्किंग एंड बोरिंग. विद ए हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट. और जिसका हार्ट इतना श्रंक हो चुका हो कि इतना आप कह सकते हो दुख के मारे कि वो कभी आगे टूट ही ना सके. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम. कि रिजेक्शंस, कई बार जैसे हम किसी काम के लिए जाते हैं, रिजेक्शन स्लिप्स मिलते हैं, तो डोंट मीन अ थिंग टू के यानी रिजेक्शंस का कोई मायना ही नहीं है. यानी कोई किसी काम के लिए जाते हैं और आपको रिजेक्ट कर लिया जाता है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू देम. ही एट वंस sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript.
कि जो इस तरह के लोग होते हैं कि अगर उनकी जो राइटिंग है उसको रिजेक्ट कर लिया जाता है तो वो डिस्करेज नहीं होते, रादर वो दूसरे एडिटर को फ्रेश कॉपी भेजते हैं विद पोस्टेज स्टैम्प, कि मतलब जो साथ में एक पोस्टेज स्टैम्प लगा के एक रिटर्निंग लेटर भेजते हैं, ताकि अगर वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाए तो उनकी कॉपी को उनके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाए। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स द हैंड रिटन थिंग्स, द थिंग्स जैसे हाथ से लिखी हुई, अभी तो जैसे इट्स टाइम ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल दैट, बट उस टाइम क्या हाथ से ही लिखी जाती थी। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page। तो अब ऑथर बताते हैं कि ऐसे ही उस टाइम क्या हुआ, द हिंदू के एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर के एक अनइम्पोर्टेंट पेज पे एक अनाउंसमेंट छपी थी। वो क्या थी? अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ द इनकाउंटर। कि ब्रिटिश के जो एक पीरियोडिकल है, एक जो मैगजीन है, उसमें एक स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati। Literati means है जो एजुकेटेड लोग हैं। तो द इनकाउंटर एक मतलब जान पहचान वाली पीरियोडिकल नहीं थी जैमनी के जो मीन्स एजुकेटेड पीपल थे उनके लिए। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript। अब जो ऑथर है वो कह रहे कि मैं इस पीरियोडिकल के बारे में थोड़ा आइडिया लेना चाहता था इससे पहले कि मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, अपनी जो राइटिंग है वो इस कंपटीशन में भेजूं और पोस्टेज स्टैम्प पे खर्चा करूं। मैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह। सेंड इन द मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, तो मतलब इंग्लैंड भेजने का खर्चा भी ज़्यादा होगा। Of those days, the British Council Library had an entrance with no long window, winded signboards and notices। तो उस टाइम जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी उसका जो एंट्रेंस था, जो उसका गेट था, इसका क्या था? विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स की, यानी कि जो साइन बोर्ड्स है, जो नेम प्लेट्स हैं, वो बड़े से नहीं लिखे हुए थे, एंड नोटिसेस वो भी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिखे हुए थे। टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू अ फोरबिडन एरिया। और इससे क्या लग रहा था कि आपको जिससे फील हो कि आप किसी फोरबिडन, एक जहाँ पे मना किया है उस एरिया में, स्नीकिंग मीन्स मतलब चुपके से अंदर आ रहे हो। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। और वहाँ पे लाइब्रेरी में जो नैरेटर ने देखा, जो द एनकाउंटर पीरियोडिकल उसकी बहुत सारी फ्रेश कॉपीज़ वहाँ पे पड़ी थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग उस पीरियोडिकल्स को नहीं पढ़ते थे, तो ऐसा लग रहा था दे वर लाइंग अनटच्ड। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart। और जैसे ही नैरेटर ने एडिटर का नेम पढ़ा, उनके दिल की घंटियां बजने लगी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जैमिनी स्टूडियो। तो दिल की घंटियां क्यों बज रही थी? क्योंकि ये वही पोएट थे जो जैमिनी स्टूडियो में आए था, और जिनकी विजिट एक तरह से एक मिस्ट्री थी। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। और मुझे ऐसा फील हो रहा था मुझे एक लंबे समय से खोया हुआ मेरा भाई मिल गया हो। एंड आई सैंग एज आई सील द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और जैसे नैरेटर कह रहे कि मैं उस एनवलप को जब सील कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। I felt that he too would be singing the same song at the same time। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो भी सेम सॉन्ग गा रहे होंगे। कब? जब उनको ये लेटर मिलेगा, ये एनवलप मिलेगा। लॉन्ग lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film। कि जो इंडियन मूवीज होती थी उस टाइम में क्या होता था कि जो जो गुम हुए या बिछड़े हुए ब्रदर्स आपस में, जो पहले हाफ में जो सॉन्ग होता था उसके लास्ट में जब एंडिंग पे ब्रदर्स मिलते थे तो सेम सॉन्ग के थ्रू पहचानते थे। तो उनको ऐसा फील हो रहा था। स्टीफन स्पेंडर स्टीफन
दैट वॉज हिज नेम। तो उस ऑथर का, पोएट का मीन्स जो इस पीरियोडिकल के एडिटर थे, उनका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, अब क्या है, नैरेटर पोएट जो ऑथर हैं उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, और कई साल बाद जब उनके पास टाइम तो था बट पैसे नहीं थे, एनीथिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कि कोई भी चीज़ जो कम रेट में मिलती थी वो मेरा ध्यान खींच लेती थी। On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each। की वहाँ पे क्या थी? बुक्स की एक तरह से आप कह सकते हो सेल लगी थी, कि ब्रांड न्यू बुक्स थी, कितने में? 50 पैसे ईच। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। तो ये एक कॉपी ऑफ सेम बुक, कौन सी बुक की थी? जिसका जो पेपर बैग था बड़ी एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग थी, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और वो अमेरिका से, ऐसा लगता है कि अमेरिकन ओरिजिन में पब्लिश हुई बुक्स थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और जो ये बुक्स थी स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई स्टूडेंट्स एडिशन थी, इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। और रशियन रिवॉल्यूशन की 50th एनिवर्सरी पर स्पेशली कम कॉस्ट पे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये कॉपीज बनाई गई थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक। तो नैरेटर ने 50 पैसे दिए और वो बुक खरीद ली। द गोड दैट फेल्ड, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism। तो इस बुक में 6 एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स वेरी फेमस, वेल नोन, जो ऑथर्स थे उनके लेटर्स थे, और दे वर डिस्क्राइबिंग देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस इनटू जर्नी इनटू द कम्युनिज्म एक्सप्लेन किया था। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, डिसइल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स शैटर्ड, जो उनके सपने बिखर गए एक तरह से, उसका एक्सप्लेनेशन था। और उनके नेम्स क्या है? एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नार्जियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो दीज वर द डिफरेंट ऑथर्स हुज कंट्रीब्यूशंस वर देयर इन दिस बुक। ये 6 ऑथर्स थे जिन्होंने इस बुक में आर्टिकल्स लिखे। स्टीफन स्पेंडर, वो जैसे ही ऑथर ने लास्ट नेम पढ़ा, ही वॉज वेरी सरप्राइज। सडनली द बुक अज्यूम ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, और अचानक से पोइट के लिए, मीन्स राइटर के लिए, ये जो बुक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक बन गई। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। अब वो रिकलेक्ट करते हैं, स्टीफन स्पेंडर ये वही पोएट है जिसके ब्रैकेट में हम शुरू में एडिटर लिख के मीन्स लिखा हुआ था ऑथर ने, तो ये वही हैं जो जेमिनी स्टूडियो आए थे। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई हेजी इल्यूमिनेशन। और अचानक से जो ऑथर है उनको लगा डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, यानी मेरे दिमाग के जो अंधेरी में एक तरह से मीन्स रोशनी जगमगा उठी। मीन्स ही हैड हेजी मीन्स होता है अनक्लियर, कि मतलब एक अनक्लियर सी रोशनी, मतलब ही गोट सम आइडियाज, मतलब उनको थोड़ा पता लग गया कि ये कौन है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, क्योंकि अब उनके जो दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो रहा था कि स्टीफन स्पेंडर अब एक मिस्ट्री नहीं रहे थे, क्योंकि जिस टाइम वो आए थे दैट वॉज ए मिस्ट्री, बट नाउ इट वॉज नॉट ए मिस्ट्री। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with स्पेंडर्स पोइट्री, कि शायद जो उनके बॉस थे मिस्टर वासन, उनको स्पेंडर की पोइट्री से इतना कोई वास्ता ना रहा हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल। लेकिन जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था उस बुक में, द गॉड दैट फेल, शायद उनसे ऐसा नहीं होगा, कि उनको तो शायद उनसे वास्ता रहा होगा। मीन्स द वर्क ही हैज़ रिटन इन दैट बुक दैट वुड बी रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो लर्नर्स, इसके साथ इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ओवर होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। और बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस मैंने डाली है, आप उनको भी देख सकते हैं एंड यू कैन डू योर रिवीजन, योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।